नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर सौरभ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सीवीपीएस साइंस स्टूडियो पर। तो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ चैप्टर जो है स्टार्ट करा था। उसके अंदर हमने जो चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करे थे। आज फिर से मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और उसके अंदर हम इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो आज कवर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछली वीडियो के अंदर हमने रेस्पिरेशन ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, जो सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, वो हमने डिस्कस करा। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है ये हमने जाना कि गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक होने वाला है हमारा? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टॉपिक क्या पढ़ने वाले? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा होगा गैसेस का ट्रांसपोर्ट। तीसरा होगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और चौथा होगा हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेशन। हमने जो पिछली वीडियो है उसको मैं एक बार छोटा सा रिकॉल आपको देता हूं कि हमने एक पूरा ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने ये देखा है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके साथ जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे O2 का आना, CO2 का यहाँ से बाहर जाना, ये जो एयर का एक्सचेंज होगा विद एटमोस्फेयर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज के टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर एक बार लंग्स में एयर तो आ गई है, लेकिन लंग्स में आने के बाद ये पूरी बॉडी में कैसे जाती है। यानी कि पूरी बॉडी में जाने के लिए लंग्स को जो एयर है, जो गैसेस है, वो हमारी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डालनी पड़ेंगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा। ओके, तो वो ब्लड के अंदर कैसे डिफ्यूज होता है, तो गैसेस का एक्सचेंज, फिर उसके बाद में वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे करती हैं, और उसके बाद में फाइनली रेस्पिरेशन रेट का रेगुलेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर। जब हम गैसेस के एक्सचेंज की बात करेंगे तो गैसेस का एक्सचेंज दो लेवल पर होने वाला है। तो एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम का छोटा सा हम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हार्ट है, यहाँ पर लंग्स हैं, और यहाँ पर बॉडी के टिश्यूज हैं। ये हार्ट और ये एल्वियोलाई जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लंग्स को। अब एयर जो है, ऑक्सीजन, वो एल्वियोलाई के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड आता है वो एक वेन आएगी जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ये ब्लड को लेकर के आती है ऑक्सीजनेशन होने के बाद में इनटू दी चैम्बर, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब उसके बाद ये हमारे पास एक यहां से एक आर्टरी निकलती है और उस आर्टरी का नाम होता है एओटा। एओटा जो पूरी बॉडी को हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करती है, पहुंचाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहां से चालू हो जाती है हमारी वेन, जिसको वेना कावा बोलते हैं, और उसके बाद लगभग यहां से एक हमारी आर्टरी जाती है बाहर, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं तो दो लेवल पर एक्सचेंज होता है। सबसे पहली बात, एल्वियोलाई से जो हमारा ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है ये आपस में अगर मिल जाते हैं, तो ऑक्सीजन अगर मैं बोल दूं कि एल्वियोलाई के अंदर है, तो ये इस ब्लड के अंदर कैसे ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, यहां पर ब्लड के अंदर CO2 होगा, वो CO2 बाहर कैसे निकलेगा। तो पहला लेवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होगा ये, यानी कि एल्वियोलाई के बीच में और ब्लड के बीच में। तो फर्स्ट लेवल, तो फर्स्ट लेवल की बात करेंगे तो दिस इज एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड बिटवीन ब्लड, ब्लड कैपिलरीज इन एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद दूसरा एक्सचेंज भी होता है। दूसरा एक्सचेंज क्या होगा, अब ब्लड जो है इसको पूरे को ट्रेवल करके आएगा,
तो जो मेन हमारा ऑक्सीजन है वो हमें पहुंचाना है टिश्यूज तक, राइट? टिश्यूज तक पहुंचाना होगा। तो टिश्यू तक जब अगर ब्लड पहुंचाना है तो यहां से एक्सचेंज होगा ब्लड के और टिश्यू के बीच में। तो ये है हमारा सेकंड एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो दो लेवल पर एक्सचेंज हुआ भैया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो लेवल पर पढ़ना होता है, एल्वियोलाई के बीच में और ब्लड कैपिलरी के बीच में, दूसरा ब्लड और टिश्यूज के बीच में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर ऐसा क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाएगा, यहां पर CO2 क्यों नहीं आता है एल्वियोलाई के? बात समझो, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जब O2 भी है, यहाँ पे CO2 है, तो इस ब्लड वेसल के अंदर यही क्यों आता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं आती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है? तो व्हाट डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव गैसेस? तो इसका आंसर है कि रिस्पेक्टिव गैसेस का जो मूवमेंट डिसाइड करता है उसका आंसर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? इट इज द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस विद इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर मैं बात करूं कि आपके पास एयर है, अब एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी गैसेस होती हैं। अब इस पूरी एयर के अंदर इंडिविजुअली ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, इंडिविजुअली कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है, उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ, या तो बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है गैसेस के एक्सचेंज में, एल्वियोलाई के लेवल पर और टिश्यू के लेवल पर। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जहां पर दो लेवल पर एक्सचेंज आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला एक्सचेंज है एल्वियोलाई के और ब्लड के लेवल पर, और दूसरा एक्सचेंज है ब्लड और टिश्यू के लेवल पर। तो पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज है वो हम देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर की क्या वैल्यू होती है। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो किस तरीके से होता है। तो दो लेवल पर होगा गैसेस का एक्सचेंज। तो मैंने आपको बताया सर, एक तो एल्वियोलाई के लेवल पर है और दूसरा होता है हमारा ब्लड एंड टिश्यू के लेवल पर। और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कितना कितना होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रेस्पेक्टिवली हम जानते हैं अभी। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्रीन कलर से देख लेते हैं। जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक एयर में इसका पार्शियल प्रेशर होता है 159 mm ऑफ मर्क्यूरी। जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई की जो एयर है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर होता है 104, यूनिट हमेशा सेम ही रहेगा। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेन के अंदर, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इसके अंदर पार्शियल प्रेशर रहता है 95। उसके बाद जो हमारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यू में जो हमारा प्रेशर रहेगा वो होगा 40। तो ये तो ऑक्सीजनेटेड पार्ट वाले की तरफ है। उसके बाद जब ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो जाता है, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा? यहां पर पार्शियल प्रेशर आता है 40। तो अब आप खुद ही समझिए कि एक्सचेंज कैसे हो रहा है, हाउ द एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। तो इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है, ये हमारे पार्शियल प्रेशर्स हैं। तो ऑक्सीजन का तो ये हो गया। ऑक्सीजन की वैल्यू देखें, एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, एल्वियोलाई के अंदर 104 है, ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 है, टिश्यूज के अंदर 40 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो एयर के अंदर होता है वो 0.3 होता है। यहां पर जो एल्वियोलाई है यहां पर होता है 40, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पर होगा 45, और उसके बाद जो हमारा टिश्यूज है यहां पर भी होता है 45। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पर भी होता है 40।
तो वॉयलेट कलर से मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया है, ग्रीन कलर से मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा एल्वियोलाई पे एक्सचेंज होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एल्वियोलाई इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। अब उसका अरेंजमेंट कैसे होता है पहले वो देख लेते हैं एक बार। ये रहा। जब लंग्स के अंदर आते हैं तो अल्टीमेटली हमने कहा कि जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में लीड करता है जिसका नाम है एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई आते ही क्या होता है, एल्वियोलाई ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई सराउंड होगा ब्लड कैपिलरीज से, इसके आसपास क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये ब्लड कैपिलरी है विच इज कैरिंग द ब्लड, इसमें पूरा ब्लड ट्रेवल कर रहा है। तो जो इसकी ये लेयर होती है ये है एपिथेलियल लेयर, और एपिथेलियल लेयर के बारे में हम लोग एक बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके जो नीचे वाली लेयर होती है या जिसपे वो रेस्ट करता है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है तो इट इज गोइंग टू रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये एल्वियोलर एपिथेलियम है, ये ब्लड कैपिलरी का एपिथेलियम है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये होगा हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब ये जो हमारी मेम्ब्रेन बन जाती है ये बन जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या बन जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस बन जाता है, जो एल्वियोलाई की वॉल के साथ बना होगा, ब्लड कैपिलरी की वॉल से बना होगा, और इनके बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उससे बना होता है। एक्सचेंज क्यों हुआ, यानी कि अगर मैं बोलूं कि एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कैसे ट्रांसफर होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 104 है, यहां पर जो ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर है 40। तो जाहिर सी बात है सर, प्रेशर जो है वो ज्यादा यहां पर है, लो प्रेशर यहां पर है। तो हमने देखा था कि सर जो एयर मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी, तो ऑक्सीजन का होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यही चीज कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उल्टी हो जाती है, यही चीज कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर प्रेशर डिफरेंस होने वाला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जरा देखो, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है सर, यहां पर प्रेशर होता है 40 और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 45 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब आप यहां प्रेशर ज्यादा है वहां प्रेशर कम है, तो एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई की तरफ चली जाएगी ब्लड से। तो पहला एक्सचेंज समझ में आया। उसके बाद दूसरे एक्सचेंज को देखते हैं जो ब्लड और टिश्यू के लेवल पर होता है, उसके बारे में जरा देखेंगे एक बार। ये देखो, जो ब्लड और टिश्यू के लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है, पहले देखेंगे ऑक्सीजन का कैसे होगा और फिर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो ब्लड आ रहा है जो ऑक्सीजनेटेड है, यहां इसका पार्शियल प्रेशर होता है 95। हमें पता है जो टिश्यू है यहां पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो है 40। तो अब देखिए इस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, इसका प्रेशर ज्यादा है, टिश्यू पे कम है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज इन कर जाएगा बेटा। उसी तरीके से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की बात करूं, यहां कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा ज्यादा जो कि होगा 45, यहां कम होता जो कि होता 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पे टिश्यूज से ब्लड की तरफ मूव करेगा। आई होप ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है यानी कि दो लेवल पर, एल्वियोलाई के लेवल पर और ब्लड टिश्यू के लेवल पर, ये क्लियर हो गया है। पहला पॉइंट। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमारे टॉपिक्स डिसाइडेड थे, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज ये डन हो गया। यानी कि सर एल्वियोलाई के लेवल पर और टिश्यूज के लेवल पर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं O2 CO2 का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ ये देखो पार्शियल प्रेशर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, एयर में 0.3 है, एल्वियोलाई के अंदर 40 है, डीऑक्सीजनेटेड के अंदर 45 होगा, ऑक्सीजनेटेड के अंदर 40 होगा और टिश्यू के अंदर 40 होगा। नाउ इट इज वेरी मतलब कॉमनली अंडरस्टूड कि प्रेशर डिफरेंस है, उसके कारण जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई से ब्लड में आती है और ब्लड से एल्वियोलाई में चली जाती है, ब्लड से टिश्यूज में आता है, टिश्यूज से जो गैसेस हैं वो हमारी ब्लड के अंदर चली जाती हैं। तो जिसका प्रेशर जिस तरीके से ग्रेडियंट बनाता है उसी हिसाब से गैसेस ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आते हैं, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को करने से पहले में एक छोटा सा टॉपिक और है कि जब भी कभी गैसेस का एक्सचेंज होता है स्पेसिफिकली, तो उस सरफेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रेस्पिरेटरी सरफेस है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस,
जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, गिल से भी रेस्पिरेशन होता है। तो कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस हो, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो गिल्स का हो, चाहे वो लंग्स का हो, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो उसकी लगभग 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमनली होनी चाहिए किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस के साथ। सबसे पहला है लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया, तो लगभग अगर हम अपनी एल्वियोलाई का फ्लैट सरफेस कर दें, एक एरिया देखें, तो 70 मीटर स्क्वायर के आसपास का इनका एरिया बैठ जाता है। दूसरी चीज है शुड बी सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्यों? बिकॉज एक्सचेंज जो होना है वो ब्लड के साथ ही होना है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसमें ब्लड वेसल्स या जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, वहां पर जो हमारा वो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो उसके कांटेक्ट में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी है शुड बी मॉइस्ट। मॉइस्ट, हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए। तो देखना जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है जिसमें स्किन से रेस्पिरेशन होता है, उनकी स्किन मॉइस्ट होती है। अर्थवर्म की स्किन मॉइस्ट मिलेगी, फ्रॉग की स्किन मॉइस्ट मिलेगी, बिकॉज वहां पे रेस्पिरेशन होता है। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जरूरी है कि सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, शुड बी रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड इट शुड बी मॉइस्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमारा जो एल्वियोलाई है वहां पर तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। लार्ज सरफेस एरिया भी है, ब्लड वेसल्स भी, ब्लड कैपिलरीज भी हैं और मॉइस्ट भी है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट, एक बार जो ब्लड है, जो हमारी गैसेस होती हैं, वो लंग से अगर गैस ब्लड के अंदर आ गई हैं या टिश्यूज से ब्लड के अंदर आ गई हैं, तो वो ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, वो टॉपिक हमारा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। तो जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो हम मेनली दो गैसेस की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन की और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैसेस ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर हो रही है और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके से। सो इन ब्लड O2 is transported as number 1 97% of O2 through hemoglobin, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को अब से आगे मैं Hb लिखूंगा तो समझ जाना कि ये हीमोग्लोबिन का ही, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद 3% जो बचा, 3% ऑफ O2 थ्रू डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट से के फॉर्म में ऑक्सीजन हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि सर किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है। सो ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सर, तभी तो ट्रांसपोर्ट करेगा। 97% ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट इसी से कर रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन की ही बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहां पे ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा, यहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम, तो ऑक्सीजन यहां अंदर आ गया, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में सर वो ब्लड से ट्रेवल करेगा, तो जब ट्रेवल करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब एल्वियोलर रीजन के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना चाहिए।
बात सही है। अब ये जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करता करता हार्ट इसको पंप कर देगा, ये टिश्यूज तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसका ब्रेकडाउन भी तो होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा तभी तो डिलीवर करेगा टिश्यूज तक ऑक्सीजन को। तो कौन से फैक्टर ऐसे हैं, क्योंकि देखो ध्यान से देखो क्या पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है, यहाँ पर डिसोसिएशन है। तो कौन कौन से फैक्टर हमारे ऐसे होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं? तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें चार फैक्टर आएंगे: पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन, और टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें ध्यान देना, ये चार हैं, ये चार फैक्टर हैं। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, H+ आयन कंसेंट्रेशन यानी कि इनडायरेक्टली मैं पीएच की बात कर रहा हूं, और टेम्परेचर। ये हाई होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए, बाकी सब लो होना चाहिए, बाकी सब लो होना चाहिए। क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा तभी ऑक्सीजन की बाइंडिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज्यादा होगी। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कम है, H+ आयन की कंसेंट्रेशन की कम है, यानी कि एनवायरमेंट है बेसिक, पीएच बेसिक है, और टेम्परेचर लो है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात कर लूं कि डिसोसिएशन, डिसोसिएशन किस तरीके से होगा सर? कंडीशन अपोजिट कर दो, ये होना चाहिए लो और बाकी सब होने चाहिए हाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई, H+ आयन कंसेंट्रेशन हाई, यानी कि एनवायरमेंट होगा एसिडिक। अगर एसिडिक एनवायरमेंट होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोशिएट कर जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग। ठीक है। टेम्परेचर हाई, तो आप जरा देखो ये जितनी भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सारी की सारी, ये कंडीशंस यहां मेंटेन्ड होगी। यहां हाई पार्शियल प्रेशर है, PO2 यहां पर हाई होता है, PCO2 कंपैरेटिवली लो होता है, H+ आयन कंसेंट्रेशन वो भी लो होगा, और यहां पर टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली लो ही होगा। लेकिन जब उसका डिसोसिएशन होना है तो यहां पर कंडीशन अलग है। PO2 जो है वो लो है, PCO2 जो है वो हाई है, H+ आयन कंसेंट्रेशन, क्योंकि ये हमारे टिश्यूज मेटाबॉलिज्म करते हैं जिसके कारण H+ आयन बनेंगे और वो सिक्रीट होते हैं ब्लड के अंदर, तो H+ आयन भी हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर भी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो ये भी हाई हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का होगा ब्रेकडाउन और यहाँ होगा फॉर्मेशन। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, दो तीन फैक्चुअल डाटा है। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 O2 मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। उसके साथ अगर मैं 100 ml ब्लड की बात कर लूं, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, it delivers 5 ml of oxygen, delivers 5 ml of oxygen to body tissues, body tissues। ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ को भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक हमारा 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके होगा, 3% डिजोल्व फॉर्म में होगा। तो हीमोग्लोबिन से जब वो बाइंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? वो चार फैक्टर के ऊपर, PO2, PCO2, H+ आयन और टेम्परेचर। तो PO2 अगर हाई रहेगा बाकी सारे लो रहेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। और ये कंडीशन अगर रिवर्स हो जाएगी, PO2 लो है और बाकी सारे फैक्टर हाई हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा। 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है, और एक मॉलिक्यूल से हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व।
O2 डिसोसिएशन जो कर्व है ये क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन का ही एक हमने एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट लिया हुआ है, वो हम कर्व है उसको हम देखते हैं कि सर ये क्या दिखाता है। तो जरा देखिए, एक तरफ हमने प्लॉट कर दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ हमने प्लॉट कर दिया हीमोग्लोबिन सेचुरेशन, यानी कि सिंपल सी बात समझना, O2 डिसोसिएशन कर्व। अब अपने पास दो तीन डाटा याद रखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर ये 20 है, अगर ये 20 है तो 30% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन से। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 है तो 30% हो जाएगा। अगर ये 30 हो गया तो ये 70 हो जाता है, 70 हो जाता है पार्शियल प्रेशर नहीं, 20 है तो 30 है, 30 होगा तो 70 हो जाएगा। और अगर पार्शियल प्रेशर हमारा पहुंचा 95 तो ये लगभग चला जाएगा 97। तो इसी ग्राफ को एक बार जरा देखो, इसी ग्राफ को देखो, अगर ये पार्शियल प्रेशर 20 है तो ये लगभग 30 के आसपास है। अगर पार्शियल प्रेशर हमारा 40 हो गया या 30 के आसपास हो गया तो ये चला जाएगा लगभग 70 के आसपास। और अगर पार्शियल प्रेशर हमारा 90 के आसपास है तो 97 के आसपास हमारा जो परसेंट सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो पहुंच जाता है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो हमको एक कर्व मिलता है और उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को आप देख रहे हो, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट है, तो इसको कहते हैं राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। और अगर यही कर्व इसको मैं इमेजिन करो कि इधर की तरफ मोड़ दूं तो इसको मैं कहूंगा लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। देखो, लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो कैपेसिटी है वो अच्छी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बढ़िया हो रहा है, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की ठीक ठाक है। राइट शिफ्ट होने का मतलब है कि सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो बढ़ रहा है लेकिन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन घट रहा है। लेकिन आइडियल जो हमारा ग्राफ है वो लगभग यही आता है। इसके नीचे गया तो कंडीशन जो है लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको ठीक नहीं मानते हैं, इससे ऊपर गया तो ठीक है। बच्चों का थोड़ा ज्यादा ऊपर रहता है क्योंकि उनकी परसेंट सेचुरेशन ज्यादा रहती है, O2 ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ज्यादा रहती है। और जो जैसी एज बढ़ती है, जब डिसऑर्डर होने लग जाते हैं तो ये थोड़ा डाउन आ जाता है। तो दिस इज आवर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये डाटा जो है इसके अंदर लगभग ये काम आता है कि सर 20 पे 30% है, 30 पे लगभग 70 है और 95 पे 97% है ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डन हो गया है आई सपोज। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में होता है, 3 फॉर्म्स। लगभग 70% एज बाइकार्बोनेट आयंस, 20 से 25% एस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यानी कि जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से तो कंपाउंड बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से तो कंपाउंड बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और 7%, लगभग 7% के आसपास इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, डिसॉल्व्ड फॉर्म। अब एक बात ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है प्लाज्मा के अंदर वो लगभग 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। तो वो बाइकार्बोनेट आयंस बना लेगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो देखो 7% तो डायरेक्टली डिसॉल्व फॉर्म में ही हो रहा है, और ये जो बाइकार्बोनेट आयंस का मैं आपको बताऊंगा ये भी एक तरीके से डिसॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसमिट हो रहा है। तो जो CO2 होता है, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है, 25 टाइम्स सॉल्युबिलिटी हायर, solubility is higher, हायर solubility है। तो ये हमारा जब ट्रेवल करता है तो डिसॉल्व फॉर्म में ज्यादा करेगा, ठीक है।
तो देखो 20 से 25%, यहां ये बात डन हो जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो मॉलिक्यूल बना लेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसे ट्रेवल करती है। इसमें डाटा है कि अगर मैं 100 ml ब्लड ले लूं, 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड delivers 4 ml of CO2 into alveoli। क्योंकि देखो यहां पर भी सेम कहानी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह, एक जगह फॉर्मेशन होना तो दूसरी जगह डिसोसिएशन भी होना है, ठीक है। तो जब ये डिसोशिएट होता है तो ये 100 ml जो ब्लड है वो 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर करेगा एल्वियोलाई के अंदर। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। 7% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में चल ही रहा है, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात होती नहीं है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 70% ऑफ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे ट्रेवल करता है। तो ध्यान देना, अगर मैं ब्लड के टिश्यूज की बात करूं, ब्लड के टिश्यूज की बात करूं तो ब्लड के टिश्यू क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को यूज करेंगे और ग्लूकोज को यूज करके वो ऑक्सीडाइज करेंगे और उसका कार्बन डाइऑक्साइड में वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो CO2 जो है वो हमारा प्रोड्यूस हुआ। अब CO2 जैसे ही सीधा ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है तो ब्लड में दो जगह एंटर करता है बेटा, वो आरबीसी में एंटर करता है या वो प्लाज्मा में एंटर करेगा। यहां पर एक एंजाइम मिलती है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ब्लड में या आरबीसी या प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम मिलेगी जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ध्यान देना, ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से कंबाइन करती है और एक एसिड बनाएगी जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, यही कार्बोनिक एसिड जो है वो दो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन और दूसरा H+ आयन के फॉर्म में। ये जो रिएक्शन होती है जो मैंने अभी लिखी, ये टिश्यूज लेवल पर होती है। किसके लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर। बेटा ध्यान देना इस बात पे, दोबारा एक बार डायग्राम पे आइए। यानी कि जब CO2 यहां ट्रांसफर हो रहा है, जब यहां पे CO2 ट्रांसफर होता है तो इधर कार्ब अमीनो का मतलब बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर जैसे ये आया, जैसे ये आता है तो यहां पर ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होती है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यहां पर कौन सा रिएक्शन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन और ये SCO3 और H+ आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से यहां तक ये पूरा पहुंचेगा थ्रू इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, क्योंकि CO2 तो कन्वर्ट हो गया ना बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। तो मेजॉरिटी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है। यहां पे जो कंडीशंस होती हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाला रिएक्शन फेवर किया जाता है इस डायरेक्शन। लेकिन याद रहे ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इंपॉर्टेंट बात बताऊं आगे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। जी हाँ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है इसका मतलब सर ये दोनों कंबाइन करते हैं, ये दोनों कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड और ये वापस कंबाइन करेंगे टू फॉर्म वाटर, कार्बोनिक एसिड एंड CO2। ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होगी हमारी एल्वेओलाई के ऊपर, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस से एंजाइम रिएक्शन कैटलाइज करेगी, टिश्यू लेवल पर कैटलाइज करती है इस डायरेक्शन में और एल्वेओलाई लेवल पर डायरेक्शन कैटलाइज करती है इस डायरेक्शन में। रीजन क्या है, कंडीशन चेंज हो जाती है। कौन कौन सी कंडीशन, वही PO2, PCO2, H+ आयन और टेम्परेचर। तो जैसी कंडीशंस बदली इसकी रिवर्सिबिलिटी बदल जाती है ऑक्सीजन की। तो ये जो हमारा 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने कवर कर लिया है। तो एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ये देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कवर कर लिया। इसके बारे में जरा एक समराइज्ड इक्वेशन लाइन देख लेना, समराइज्ड लाइन। ये रहा, blood is the medium of transport of O2 and CO2. About 97% of O2 is transported by RBCs in the blood. Remaining 3% of O2 is carried as dissolved from
और डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। वही 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा और रिमेनिंग 3% डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, WBC आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से जब CO2 कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है। 70% ऑफ इट कैरीड एज बाइकार्बोनेट आयंस, तो अबाउट 7% वो डिजोल्व स्टेट के अंदर जाता है। और जब बाइकार्बोनेट के अंदर जाएगा, जब बाइकार्बोनेट आयंस में वो ट्रेवल करता है, तो ये देखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, कि ये रिएक्शन पहले कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट H+ आयन में, तो ये रिएक्शन जब आगे चलेगा तो दिस इज गोइंग टू बी इन टिश्यूज में जो ब्लड है उसमें ये रिएक्शन चलता है, लेकिन जैसे ही ब्लड एल्वियोलाई में पहुंचेगा वहां कंडीशन चेंज होती है, तो ये वापस CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 रिलीज हो जाएगी इनटू एल्वियोलाई। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अब जब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, तो देखना, एक सबसे पहला पॉइंट है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट ये क्या है, ये होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। एक मिनट में वो कितनी बार ब्रीथ कर रहा है, और एक ब्रीदिंग के अंदर एक इनहेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है। ये लगभग 16 होता है, नॉर्मल कंडीशन में 16 होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में। अब कभी कभार सिचुएशन, जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है या फिर कोई डेंजरस सिचुएशन आती है, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस। अब ये कैसे रेगुलेट होता है कि रेस्पिरेटरी रेट कब बढ़ाना है, फिर उसको नॉर्मल कैसे करना है, तो वो टॉपिक हमारा होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। जब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, ध्यान देना, इसमें दो चीजें आती हैं बेटा, दो चीजें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज बाय न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन का रेट को। तो इसमें दो सेंटर आते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटर है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये सेंटर अपने को मिलता है मेडुला में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में, मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ द ब्रेन में। दूसरा सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो मिलेगा, ये हमको मिलेगा पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई ऑफ द हाइंड ब्रेन के अंदर। उसके साथ साथ हमारे पास दो एक सेंसिटिव बॉडीज भी होती हैं। वी हैव कीमो सेंसिटिव बॉडीज इन aortic arch and carotid artery, कैरोटिड आर्टरी। एओटिक आर्च मतलब एओटा ही है, उसके आर्च में हमारी कुछ कीमोसेंसिटिव बॉडीज होती हैं। कैरोटिड आर्टरी ये ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से ऊपर की तरफ ब्लड लेकर के जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कैरोटिड आर्टरी बोलेंगे। इनके अंदर भी कुछ कीमोसेंसिटिव बॉडीज होती हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये खुद, उसके साथ साथ ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये खुद, इट ऑल्सो हैज सर्टेन काइंड ऑफ कीमोसेंसिटिव बॉडीज। दे डिटेक्ट, ये क्या डिटेक्ट करते हैं, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीजिंग H+ आयन कंसेंट्रेशन। ध्यान रहे, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहा है तो उसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ेगा। अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो वो इसलिए बढ़ता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए या H+ आयन इंक्रीज हो जाए। इनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, और जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो इंस्पिरेशन होगा छोटा, इनहेलेशन का पीरियड होगा छोटा, और एक्सहेलेशन ज्यादा बढ़ेगा, एक्सहेलेशन ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि मोर एंड मोर CO2 कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों चीजें, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला के अंदर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स के अंदर, ये क्या डिटेक्ट करते हैं, राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन कंसेंट्रेशन। जैसे ही इनके अंदर राइज होता है, और ये कीमोसेंसिटिव बॉडीज भी, ये भी इनको सिग्नल भेजती हैं
ये खुद वो सिग्नल डिटेक्ट करेगा, और इनकी एक कॉमन एक्टिविटी होगी कि दे इंक्रीज ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट। ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देंगे, यानी कि इसमें इनहेलेशन जो है वो हो जाएगा शॉर्टर, इनहेलेशन होता है इसमें शॉर्टर, छोटा छोटा हो जाएगा, और एक्सलेशन हो जाएगा लॉन्गर, एक्सलेशन लॉन्गर। तो ये हमारा रेगुलेशन है जो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, उसके अंदर स्पेसिफिक हमारे पार्ट्स हैं जो इस तरीके से रेगुलेट करें। तो रेगुलेशन वाला पॉइंट भी डन हो गया। तो वीडियो की स्टार्टिंग में एक बार फिर आते हैं, तो फिर बताते हैं कि सर स्टार्टिंग में हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया है। ये देखो, अब तीसरा टॉपिक भी हो गया, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद आखिरी है जो कि डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन होगा। डिसऑर्डर को हम कवर करते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि मैनी पीपल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब, ठीक है, ये सारे हमारे डिसऑर्डर होते हैं, है ना। तो एक डिसऑर्डर है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अस्थमा ब्रोंकाइटिस लगभग सेम ही है। यहां पर जब भी कभी कोई हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है, अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाए, ये रेस्पिरेटरी ट्यूब है, इसका अंदर से इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये पाथ हो जाता है नैरो। जब ये पाथ नैरो हो जाएगा तो इसमें से हैवी ब्रीदिंग होने लग जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आती है। अब ये जो इन्फ्लामेशन हुई है, ध्यान रहे, ये इन्फ्लामेशन जो हुई है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कोई एलर्जी भी हो सकती है कि किसी को पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, या कोई डिजीज भी हो सकता है, पॉइंट। दूसरा है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है कि भाई अपने पास एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, यहां पर हमारे ये एल्वियोलर एपिथेलियम के सेल होते हैं, एल्वियोलर एपिथेलियम के सेल होंगे, और वी नो कि सर दीज आर सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। ये हमने पढ़ा भी है अभी, ब्लड वेसल से सराउंड करता है। तो यहां पर जब कुछ लोग जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक जब वो सिगरेट स्मोकिंग करते ही रहते हैं, तो सिगरेट स्मोक जो है वो डिपॉजिट होता है अंदर की तरफ, तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये इस मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो पाता, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू क्रॉनिक स्मोकिंग, तो उसको हम एम्फीसीमा बोलते हैं। फिर कुछ एक डिसऑर्डर है जिसको बोलेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, तो जब वो जहाँ पे काम करेंगे तो वो उन पार्टिकल को इनहेल करते हैं, तो उनसे जो हमारी लंग्स होती है, इसके अंदर जो एक फाइबर लेयर है वो हार्ड हो जाती है, तो जिसको फिब्रोसिस बोलते हैं। तो लंग्स अगर हार्ड हो जाएगा तो उसको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में दिक्कत आती है, तो दोस आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो आप जरा देखोगे भी इसको, यहाँ पर पहला है अस्थमा, एम्फीसीमा, और यह ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, है ना। तो सर्टेन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. ये देखो, proliferation of fibrous tissue, यानी कि लंग्स के अंदर जो फाइब्रस टिश्यू है वो डेवलप हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और जैसे ही वो हार्ड हो जाएगा तो ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आती है, and thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective mask. तो देखना इसके लिए कुछ एक वो भी ले जाते हैं, मेजर्स भी ले जाते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। पहली बात तो मास्क लगा के रखते हैं, दूसरी बात इनको कुछ टॉफीज वगैरह दी जाती हैं ताकि ये उसको एक तरीके से स्वेलोइंग करते रहें किसी चीज की, तो वो डस्ट जो है वो ट्रेकिया में ना जा करके वो सीधा इसोफेगस के थ्रू चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे ये चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमने डिस्कस करे थे वो खत्म हो गए हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच।